ओके, क्वेश्चन ने थैंकफुली हमें बता दिया है विदाउट रिप्लेसमेंट। जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट का वर्ड होता है डिनोमिनेटर कम होता है। डिनोमिनेटर कम होता है क्योंकि हम रिप्लेस नहीं कर रहे। और तो और उसने खुद यहाँ पे मुझे कंफर्म कर दिया है कि डिनोमिनेटर कम होगा। बिफोर आई गो ऑन टू द ट्री डायग्राम, इस डेटा में कितने सर्कल्स हैं? 4। तो सर्कल की प्रोबेबिलिटी 4/, क्योंकि टोटल 6 है। कितने ट्रायंगल्स हैं? तो 2/6 ट्रायंगल की प्रोबेबिलिटी पहला पिक करने की। अगले में तो कम हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ 4/6 है तो ऑब्वियसली नीचे क्या आना चाहिए? क्योंकि डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर्स का टोटल कितना बनना चाहिए? 6 बनना चाहिए ना, ताकि 6/6 1 हो जाए। तो अगर ऊपर 4/6 है तो नीचे 2/6 आएगा, ताकि प्लस होके 1 बन जाए। इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3/5। तो फिजा नीचे क्या आना चाहिए? 2/5। 2/5 विदाउट इवन रीडिंग द क्वेश्चन। 2/5। अगर मैंने यहाँ प्रॉब्लम तो यहाँ स्टार्ट होगी ना। अगर मैंने एक ट्रायंगल पिक कर लिया तो अब कितने ट्रायंगल्स बचे? एक ही बचा, लेकिन अपॉन में क्या आएगा? 5, क्योंकि हर बार अपॉन में 5 आ रहा है। ऊपर वाले में भी अपॉन में 5 आएगा। अगर मैंने एक ट्रायंगल पिक कर लिया तो अब सर्कल्स कितने बचे? पूरे के पूरे बचे 4। सारे के सारे सर्कल्स बचे 4। कंप्लीट द ट्री डायग्राम वो हो गया। नाउ लेट्स डू पार्ट बी। Find the probability that the shapes on Nima's 2 cards are same. अब सेम की भी दो तरीके हैं, सर्कल सर्कल या फिर ट्रायंगल ट्रायंगल। So this multiply by this plus this multiply by this. 4/6 multiply by 3/5. 4/6 multiply by 3/5 प्लस ट्रायंगल ट्रायंगल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2/6 मल्टीप्लाई बाय 1/5। देख लो कुछ अगर कैंसिल हो जाता है तो, बल्कि कैंसिल ना करो, सॉरी डू नॉट कैंसिल, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 4 3 जा 6 5 जा 30, 2 1 जा 6 5 जा 30। डू यू रियलाइज मैंने कैंसिल क्यों नहीं किया? डिनोमिनेटर सेम है तो आसानी हो जाएगी प्लस करने में। 12 + 2 14/30। उसने बोला है गिव योर आंसर एज अ फ्रैक्शन। उसने ये नहीं बोला एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। तो मेरी मर्जी कि मैं उसको कैंसिल करूं या ना करूं, दैट इज अप टू मी। अगर आप यहां तक कर लेते हैं और इसके बाद आप गलत कैंसिल कर देते हैं तो भी वो आपको फुल मार्क्स देगा, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं था कि कैंसिल करो, लेकिन हम उसके ऊपर एहसान करते हैं। लेट्स कैंसिल दिस। 2 7 2 15 30। So 7/15. Question number 7. Please complete the tree diagram so that when I randomly ask you, you are able to answer me. और अजहर पहला बच्चा है जिससे मैं पूछूंगा। Start filling the tree diagram. Complete the diagram. आगे बनावा ही नहीं है वो, without looking into Faik's work. ये तो पता है ना आगे कितनी ब्रांचेस बनेंगी, या ये भी नहीं पता? जो बच्चे अभी डिस्कस करके कर रहे हैं फिर उनसे पेपर में नहीं होगा। अजहर मुझे बताइए टोटल बीट्स कितनी है? 3। वाइट कितनी है? तो 2। तो वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/3। वैसे भी अगर यहाँ 1/3 आ गया था तो इट वाज ऑब्वियस कि यहाँ क्या आना चाहिए था? 2/3।
व्हाट इज द की वर्ड अजहर इन द क्वेश्चन? विदाउट रिप्लेसमेंट, जिसका मतलब डिनोमिनेटर कम होगा या नहीं होगा। तो अजहर अगर मैंने पहली वाइट बीट निकाल ली, पहले तो मुझे बताओ सबके डिनोमिनेटर्स में क्या लिखूं? टू। सबके डिनोमिनेटर्स टू। अब्दुल्ला यू शो जीरो रिस्पेक्ट, मेरे इतनी बार बोलने के बावजूद आप डिस्कस कर रहे हैं, आपको आता है आई नो। तो वो उसका कंसर्न है और मेरा कंसर्न है। ओके, आप मुझे बताइए सर, अगर मैंने पहली वाइट बीट निकाल ली तो अब कितनी वाइट बीट्स बची? वन। अगर ऊपर 1/2 है तो नीचे भी क्या आना चाहिए? 1/2 ही आना चाहिए। लॉजिकली अगर एक वाइट बीट निकाल ली तो ब्लैक कितनी बची? जितनी थी उतनी ही बची। ओके। अच्छा अजहर, अगर मैंने पहली ब्लैक निकाल ली तो अब ब्लैक कितनी बची? एक ब्लैक थी, वो निकाल दी तो अब दो बची। जादू हो रहा है। एक भी नहीं बची, 0/2। व्हाट इज 0/2? जीरो। सो प्लीज डोंट राइट 0/2, राइट जीरो। 0/2 थोड़ी लिखते। तो अजहर अगर नीचे जीरो है तो ऊपर क्या आना चाहिए? वन, क्योंकि एक ब्रांच का टोटल वन होता है। और अगर लॉजिकली देखें कि अगर मैंने पहली ब्लैक निकाल ली तो वाइट कितनी बची? टोटल जितनी थी उतनी बची। टोटल कितनी थी? टू। तो अगर मैं यहाँ 2/2 लिखता भी हूँ तो वो कैंसिल होके क्या बन जाता है? वन। सो आई एम राइटिंग वन ओवर हियर। वो भी सही होगा, 2/2 लिख सकते हैं। इवन 0/2 भी गलत नहीं होगा। 0/2 एंड 2/2 बोथ विल बी करेक्ट। लेकिन हम ये बनाए ही ना। हाँ ठीक है, ये ना बनाए। नहीं, बना दीजिएगा जी। ये तो आपने इसको नंगा कर दिया बेचारे को। हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं? दोनों की दोनों ब्लैक। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू ब्लैक बीट्स। टू ब्लैक बीट्स का मतलब ब्रैकेट पे क्या लिखूं? ब्लैक ब्लैक। तो उसके लिए मैं ब्लैक ब्लैक को क्या करूंगा? लेट मी टेल यू अगेन, जब एक रूट फॉलो करते हैं तो प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होती हैं। व्हाट इज 1/3 मल्टीप्लाई बाय जीरो? जीरो। क्यों आया आंसर जीरो? क्योंकि दो ब्लैक बीट्स निकल ही नहीं सकती थी। बैग में ब्लैक बीट्स कितनी थी? एक ही ब्लैक बीट थी, तो दो ब्लैक बीट्स कैसे निकल सकती? क्वेश्चन नंबर 8। सारा किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? ब्लू की। ब्लू की फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 9। और सवाल पढ़ोगे तो टोटल आउटकम सवाल में दिए हुए होते हैं। टोटल आउटकम्स कितने दिए हुए? 100। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 9/100। 9/100। पार्ट भी आप खुद से करेंगे। डोंट टेल मी द मेथड, डोंट टेल मी द आंसर। ना आप मुझे मेथड बताएंगे ना आप मुझे आंसर बताएंगे, आप खुद से पहले अटेम्प्ट करेंगे। कोई ना कोई लॉजिक लगाओ, मैं हिंट दे देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। ओके। जब 100 कार्ड्स थी तो रेड कितनी थी? 12। तो 100 में से 12 कार्ड्स रेड थी। अब कार्ड्स कितनी हो गई? 500। तो रेड कार्ड्स कितनी होंगी? अच्छा, बहुत सारे बच्चे इसको डायरेक्ट भी कर लेते हैं कि 100 थी और अब 500 हो गई, तो किससे मल्टीप्लाई किया 100 को? के 5 से मल्टीप्लाई किया। तो जो 12 थी उसको भी किससे मल्टीप्लाई करते हैं?
5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. व्हाट इज योर आंसर? 60. पार्ट सी. पहले आप खुद आंसर निकालें एंड मैच योर आंसर विद द आंसर एट द बैक. आप आखिर में आंसर्स हैं? नहीं है. ओके, फाइंड आउट योर आंसर. नहीं है सर आंसर्स पीछे. अपना आंसर निकालिए. कोई ऐसा स्टूडेंट जो कोई लॉजिक बना पाया हो इसकी? यस शयान. पहले आपने, अच्छा तो आपने ये, आप ये कह रहे हैं कि मैंने कोलिन के भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 500 में से कितनी रेड कार्ड्स होंगी ये निकाला, फिर और दोनों आंसर्स को प्लस कर दिया. उसकी 500 में से जितनी थी, इसकी 500 में से, दोनों को प्लस किया तो टोटल तो 1000 में से निकाल दिया आपने. बिल्कुल गलत. ओके, रेज योर हैंड अगर किसी के पास कोई और लॉजिक है. ओके, साथ में आपसे पूछता हूँ. जी मिकाइल. गलत. जी साथ. दोनों का क्या क्या चीज फाइंड करके? रेट आउट ऑफ 500. ओके, इससे भी बेहतर एक अप्रोच है. नहीं, गलत. ओके, मुझे बताओ ये कौन सा था? बासिया. बासिया, अकॉर्डिंग टू बासिया 100 कार्ड्स में से कितनी रेड कार्ड्स थी? 12, 12. अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू कोलिन 100 में से कितनी रेड कार्ड्स थी? 18. अगर मैं दोनों की कार्ड्स ऐड कर दूं 200 कार्ड्स हो जाएंगी. 200 में से कितनी रेड कार्ड्स बनी? इसकी 18 है, उसकी कितनी थी? उसकी कितनी थी? 12. तो 18 प्लस 12 कितना होता है? 30. दोनों के मिला के अकॉर्डिंग टू बोथ द डेटा 200 में से 30 रेड कार्ड्स हैं. हमें कितने में से निकालनी है? आप निकालें 500 पे से क्रॉस मल्टीप्लाई करके. 500 के सामने एक्स. हाँ हाँ, चेक करते हैं सेम आंसर आ रहा है या नहीं. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आ रहा है? 70, 75. ठीक है, अगर दोनों से सेम आंसर आ रहा है तो बिल्कुल आप 500 का निकाल के कर सकते हैं. ऑल राइट, अब आते हैं इसका क्वेश्चन का टेक्निकल पार्ट. पता नहीं. 75 इज द आंसर. ओके, कम टू द नेक्स्ट पार्ट. पढ़ो सवाल, मुझे बताओ किस तरह करेंगे इसको. कौन सा बेहतर है, पार्ट बी का आंसर या पार्ट सी का आंसर? पार्ट बी का जो आंसर था वो सिर्फ एक इंसान के रिकॉर्ड से मैं निकाल रहा था, रेड कार्ड्स. पार्ट सी का जो आंसर है वो कितने लोगों के आंसर के हिसाब से? 2 लोगों के हिसाब से. एक, एक से भले 2. तो एक इंसान का रिकॉर्ड, इसका मतलब मैं एक ही इंसान के ऊपर कंप्लीटली रिलाई कर रहा हूँ. इससे बेहतर नहीं है कि मैं 2 लोगों पर रिलाई करूँ और दोनों का एवरेज ले लूँ. तो आई एम गोइंग टू राइट द बेस्ट एस्टिमेट इज पार्ट सी.
चलो नंबर लिख लो. द बेस्ट एस्टिमेट इज 75 because mice will tell us. Why is estimate C a better estimate? तो मैं लिखूं कैसे, अंग्रेजी बताइए. मैं समझा. ओके. अगर आप चौधरी शायान से कहते हैं कि मेरे अब कि बताओ मेरे बैग में कितनी पेंसिल्स हैं, अब वो कहता है 7 पेंसिल्स हैं, तो आप इसके ऊपर ज्यादा रिलाई करेंगे या फिर आप चौधरी शायान और अब्दुल्ला दोनों से पूछते हैं कि मेरे बैग में कितनी पेंसिल्स हैं, एक बोलता है 7 और एक बोलता है 6 और आप दोनों को मिला के, एक बोलता है 6 और एक बोलता है 8 और आप दोनों को मिला के बोलते हैं 7, तो कौन सा रिजल्ट आप बोलेंगे मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है? एक इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना बेहतर है या दोनों का एवरेज लेना ज्यादा बेहतर है? दोनों का एवरेज लेना ज्यादा बेहतर है. तो हाउ विल यू पुट योर आंसर इन वर्ड्स? Because the values from two people is comparatively more reliable. More reliable या more accurate? ठीक है, रीड क्वेश्चन नंबर 9. 6:30 पे मुझे आखिरी टॉपिक स्टार्ट करवाना है जो छोटा है, आधे घंटे का ही है. सो प्लीज हरी अप. A dice is thrown 400 times. The results are shown in the table. Find the relative frequency. तो relative frequency का फॉर्मूला तो वही होता है ना जो प्रोबेबिलिटी का होता है. फेवरेबल फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी. तो नंबर 2 की नशमिया फेवरेबल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 80. और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 400. क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल 400, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 80 अपॉन 400. कैंसिल आउट. 0 से 0 कैंसिल और 8 के टेबल से डायरेक्टली 40 कैंसिल कीजिए. 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 1 अपॉन 5. और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्यादा बेहतर है कि आप डेसिमल में लिख दें. इट इज 0.2. क्रॉस मल्टीप्लाई. अगला पार्ट आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे. 400 बार फेंकने पर 2 कितनी बार आ रहा था? 80 बार आ रहा था. अब उस बार फेंका, 1000 बार फेंकने पर 2 कितनी बार आएगा? 1000 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 40. तो सबसे पहले तो 0 से 0 कैंसिल. 400. ओके, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 4 से 8 कैंसिल. तो कितना आंसर आ जाएगा? 200. Okay, you will complete the tree diagram yourself first.
अगर पहली गर्ल पिक कर ली तो अब कितनी गर्ल्स बचेंगी? 2 बचेंगी। और टोटल 7। डिनोमिनेटर्स पहले 7 कर दो सारे। टोटल गर्ल्स कितनी हैं? 3 गर्ल्स हैं। तो पहली गर्ल अगर हमने पिक कर ली तो अब कितनी गर्ल्स बची? 2 गर्ल्स बची। 2/7। और अगर हमने पहली गर्ल पिक कर ली तो बॉयज तो उतने ही बचे ना जितने थे। कितने बॉयज थे? 5 बॉयज। 5/7। सबसे पहले पार्ट पे हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी? 2 बॉयज। 2 बॉयज का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय बॉय। यानी कि हम एक ही फ्लो में जाएंगे और जब एक ही फ्लो में जाते हैं तो प्रोबेबिलिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 5/8 मल्टीप्लाई बाय 4/7 प्लीज कैंसिल आउट। क्योंकि उसने बोला है आंसर देना है इन इट्स लोएस्ट टर्म्स, तो अब जरूरी है कैंसिल करना। 5/14 पार्ट 2। समीर कैसे करेंगे पार्ट 2? व्हाट इज द कंडीशन? अब आप हैंडआउट खोल रहे हैं जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे। ओके, एटलीस्ट वन बॉय इज चोजन। पहले तो मुझे इसका मतलब बताइए क्या होता है? एक होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? जी, कम से कम एक या होना चाहिए या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, कम से कम एक या एक से ज्यादा। तो पहली कंडीशन समीर क्या बनेगी? ब्रैकेट में क्या लिखूं? बॉय बॉय, कम से कम एक बॉय है। अगली समीर, बॉय गर्ल, इसमें भी एक बॉय है। अगली कंडीशन गर्ल बॉय, इसमें भी एक बॉय है। तो कम से कम एक बॉय होना चाहिए या फिर एक ऑल्टरनेट भी है। आप इन तीनों का ऑपोजिट निकाल लें। आप किसकी प्रोबेबिलिटी निकालें? प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल गर्ल। और उस प्रोबेबिलिटी को किससे माइनस कर दें? 1 से, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तब भी सेम आंसर आएगा। लेकिन चलो हम ऐसे कर लेते हैं। बॉय बॉय का आंसर तो हम निकाल चुके, तो अपना टाइम वेस्ट मत करना। बॉय गर्ल 5/8 मल्टीप्लाई बाय, बिल्कुल, एटलीस्ट वन बॉय। एटलीस्ट वन बॉय का मतलब क्या है? कम से कम एक बॉय या एक से ज्यादा बॉय। तो बॉय बॉय तो आएगा। 5/8 मल्टीप्लाई बाय 3/7। और गर्ल बॉय के लिए 3/8 मल्टीप्लाई बाय 5/7। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। अच्छा, अगर 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 मैं इनको कैंसिल नहीं करता तो ये भी डिनोमिनेटर 56 ही आता ना। ये कितना बनता? 5 4 जा 20/56 बनता। तो मैं ये वाला आंसर लिख लेता हूँ 20/56, ताकि मुझे एलसीएम ना लेना पड़े। ताकि बहुत टाइम वेस्ट होगा, हो सकता है मैं एलसीएम लेने में गलती कर दूं। तो अब डिनोमिनेटर सेम है तो सबको प्लस कर लो। 50/56, यस। जिसको मैं किसके टेबल से आसानी से कैंसिल कर सकूं? 2 के टेबल से।
वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑन ट्री डायग्राम, थोड़ा मुश्किल वाला कर लेते हैं। कोई भी मुश्किल वाला नहीं है। चलो फिर ये कर लो। पार्ट्स में नहीं करवा रहा, पार्ट्स आर इजी, फिल करना आना चाहिए। तो ये वाला पहले कंप्लीट कर लो, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12। उसके लिए आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपने एक रेट निकाल दी तो कितनी रेट बची? एक ही तो रेट थी। अगर वो भी निकाल दी तो जीरो रेट बची, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो। और माइज अगर क्यू में जीरो लिखा है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि पी कितना होगा? 7। एक ब्रांच का टोटल कितना होता है? तो आप 7 कैसे बोल रहे हैं? 1 होगा, पी 1 होगा। आगे आओ नीचे। पार्ट्स में नहीं करवा रहा, वो आसान होते हैं। कंप्लीट द ट्री डायग्राम। आसान, कैन यू प्लीज नॉट स्पीक? 5 will help me fill the tree diagram. ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी ब्लू है? 8 और टोटल 12, तो ठीक है, 8/12। रेड 4 है तो 4/12। अच्छा, आगे वाली ब्रांच के सारे डिनोमिनेटर्स 5 मुझे कितने लिखने चाहिए? 11। ठीक है, मैंने सारे 11 कर दिए। उसके बाद 5, अगर मैंने पहली ब्लू डिस्क निकाल दी जो कि 8 थी, तो अब कितनी ब्लू डिस्क बची? 7। अगर मैंने पहली ब्लू डिस्क निकाली है तो रेड कितनी बची? पूरी की पूरी 4। यशा, अगर मैंने पहली रेड डिस्क निकाल दी तो अब रेड डिस्क कितनी बची? 3। वो तो डायग्राम में लिखा हुआ है। लेकिन यशा, अगर मैंने पहली रेड डिस्क निकाल दी तो ब्लू कितनी बची? 8 सेम रही, ठीक है। 8, 8 की 8 बची। ओके, और नीचे आइए। क्वेश्चन नंबर 14, फिल द ट्री डायग्राम। क्लास ए, क्लास ए के अंदर कितने बॉयज हैं और टोटल कितने हैं? तो 10/, कितनी गर्ल्स हैं? 15, तो 15/25। अब क्लास बी पे आ जाते हैं, क्या डिनोमिनेटर कम होगा? नो, ज्यादा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अब क्लास बी का टोटल कितना है? 30। क्लास ए का क्लास बी से कोई कनेक्शन नहीं है, डिनोमिनेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मैं क्लास बी की बात कर रहा हूँ तो क्लास बी में बॉयज कितने हैं? 20, और टोटल कितना है? तो बॉयज की प्रोबेबिलिटी और गर्ल्स की 10/30। अब नीचे आ जाते हैं, सेम आ जाएगा, 20/30, 10/30। क्योंकि अगर मैंने पहली क्लास ए से गर्ल चूज की, उसके बाद हम क्लास बी से क्या उठा रहे हैं?
क्लास बी में कितने बॉयज हैं? 20 बॉयज हैं और टोटल 30 है। इसका हम ये पार्ट बी कर लेते हैं। ओके परिवेश, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट वन स्टूडेंट इज अ बॉय एंड वन स्टूडेंट इज अ गर्ल, तो आप किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रही हैं? ब्रैकेट में मैं क्या लिखूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय गर्ल, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल बॉय? क्योंकि उसने ये नहीं बोला, उसने फिक्स नहीं किया कि पहला बॉय होना चाहिए दूसरी गर्ल होनी चाहिए, या पहली गर्ल होनी चाहिए दूसरा बॉय। तो दो कंडीशंस बनाना जरूरी है, दो कंडीशंस बनाना जरूरी है। मेक दीज टू कंडीशंस। बस दो कंडीशंस बना लीजिए और यू नो बॉय गर्ल के लिए इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। प्लस गर्ल बॉय के लिए इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ओके लोसाई पे आ जाइए। आई नो कुछ बच्चों के पास सामान नहीं है, तो मैं वो उतना पार्ट नहीं करवाऊंगा जिसके लिए आपको लोसाई के सामान की जरूरत होगी। लेकिन लेट मी डिस्कस द फोर कंडीशंस, ठीक है? और फिर मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट करवा दूंगा। लोसाई की चार कंडीशंस, क्योंकि कल हम स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाए थे। फोर कंडीशंस ऑफ लोसाई। कंडीशन नंबर वन, only after you all are quiet. Yes, 1 point. जब 8 पॉइंट की बात होगी तो हम सर्कल बनाएंगे। For 1 point, we will always draw a circle. For example, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर्स फ्रॉम ए, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर्स फ्रॉम ए, तो पॉइंट ए, एक डॉट बनाइए, अपनी मर्जी का कहीं डॉट लगा दीजिए पॉइंट ए। हम पॉइंट ए पे कंपास रखेंगे, जिनके पास है कंपास वो निकाल लें प्लीज। हम पॉइंट ए पे कंपास रखेंगे, स्केल से 2 सेंटीमीटर की लेंथ का कंपास खोलेंगे, स्केल रख के 2 सेंटीमीटर का कंपास खोलेंगे, और फिर कंपास को पॉइंट ए पे रख के एक सर्कल बना देंगे। ठीक है, पॉइंट ए पे कंपास रख के 2 सेंटीमीटर का सर्कल बना देंगे। अनदर एग्जाम्पल, ये तो एग्जाम्पल ए थी। एग्जाम्पल बी, shade the region within 3 centimeters of C. Shade the region within 3 centimeters of C. तो हम पॉइंट सी पे कंपास, पहले तो एक पॉइंट सी लगाइए, अपने कंपास को 3 सेंटीमीटर की लेंथ पर खोलिए। अजहर, डू यू हैव अ कंपास? तो आपको यूज नहीं करना तो किसी और को दे दीजिए जो बेचारा यूज कर लेगा। और 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना दीजिए।
क्योंकि मैंने आपको बोला है शेड विद इन 3 सेंटीमीटर्स, तो सर्कल के अंदर शेडिंग करोगे या बाहर? सर्कल के अंदर शेड करोगे विद इन 3 सेंटीमीटर्स, you will shade inside the circle. पहले एग्जांपल बस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम एग्जांपल सी, shade the region 1 centimeter outside X. आप 1 सेंटीमीटर की लेंथ का कंपास खोलेंगे, छोटी सी लेंथ खोलेगी, उतनी ही लेंथ का आप कंपास एक्स पे रख के एक सर्कल बना देंगे। लेकिन आप शेड कहाँ करेंगे? बेटा रफ बना लीजिए, अगर कंपास नहीं है बनाओगे तो जरूर तो याद होगा ना, आप बाहर शेड कर देंगे सर्कल के बाहर। केस वन की हमने जितनी भी एग्जांपल्स की, हर एग्जाम्पल में कितने पॉइंट्स की बात हो रही थी? एक पॉइंट की बात हो रही थी। तो जब भी एक पॉइंट की बात होगी हम क्या बनाएंगे? वी विल ऑलवेज ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है परिवेश, आपने कंपास खोलना सीख लिया? ओके। नंबर 2, अब हम बात करेंगे दो लाइंस की, 2 लाइंस। जब भी क्वेश्चन में दो लाइंस की बात होगी, वी विल ऑलवेज ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसे हम लाइन बाइसेक्टर भी कहते हैं। अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसको हम लाइन बाइसेक्टर भी कहते हैं। सॉरी, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, 2 लाइंस पे तो एंगल बाइसेक्टर बनता है। ओके, एग्जांपल ए, draw a line which is equidistant from A and B, which is equidistant from A and B. बिल्कुल, पहले मैं ए बी ये वाली लाइन बना लो पहले। प्लीज ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी, अपनी मर्जी की लेंथ की बना लो ए बी। जिन बच्चों को तरीका नहीं आता लाइन बाय सेक्टर बनाने का, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट, पहली बारी में सुन लीजिएगा। सबसे पहले आप कंपास रखेंगे पॉइंट ए पे, और आप आधी लेंथ से ज्यादा कंपास खोलेंगे, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। उसके बाद कंपास की लेंथ को चेंज किए बगैर कंपास रखेंगे पॉइंट बी पे, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। फिर जहां पे ये आर्क्स मीट कर रहे हैं इनको क्या कर देंगे? ज्वाइन। तो ये हमने क्या बना दिया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो ए बी के बिल्कुल कहां से पास कर रहा होगा? बीच में से। और एंगल कितना बना रहा होगा? 90 डिग्री। तो पहली कंडीशन में उस्मान कितने पॉइंट्स की बात हो रही थी?
कितने पॉइंट्स? 2 पॉइंट्स। और 2 पॉइंट्स पे हम क्या बनाते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसलिए हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। नाउ लेट्स कम टू एग्जाम्पल बी। एग्जाम्पल बी, shade the region closer to A than B. Again draw a horizontal line, लेकिन इस बार पहले B लगाना, बाद में A लगाना। पहले B लगाना और बाद में A लगाना। अगेन तरीका वही होगा। लाइबा, कैन यू क्विकली समराइज कि किस तरह बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? सबसे पहले कंपास बी पे रख के, मगर कितना कंपास खोलेंगे? आधी लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा, और फिर एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। उसके बाद ए पे कंपास रखेंगे विदाउट चेंजिंग द लेंथ। कंपास वही रहेगा, वी विल नॉट चेंज द कंपास। ओके, विदाउट चेंजिंग द लेंथ, एक आर्क ऊपर, एक नीचे, और जहां ये दोनों आर्क्स मीट कर रहे हैं इनको लाइन बना देंगे। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। द क्वेश्चन इज शेड द रीजन क्लोजर टू ए देन बी। कितने पॉइंट्स की बात हो रही थी? 2 पॉइंट्स की बात हो रही थी, इसीलिए हमने क्या बनाया? इसीलिए हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। लेकिन हमें रीजन कौन सा शेड करना है? क्लोजर टू ए कौन सा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? शायद राइट वाला। जी, शेड कर दीजिए। मेरी मर्जी। हाँ, लेकिन मैंने कहा था इस तरह करना। ठीक है, पार्ट सी पेपर में तो किसी भी टाइप का आ सकता है। शेड द रीजन क्लोजर टू एक्स देन वाई। कितने पॉइंट्स की बात हो रही है? क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेकिन इस बार स्लांट लाइन बनाना, लाइक दिस। एक को एक्स मार्क करो, एक को वाई मार्क करो। टेल मी somehow why am I going to draw a perpendicular bisector? क्योंकि इसमें 2 पॉइंट्स की बात हो रही है, इस वजह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। तो सबसे पहले हम अपना कंपास कहाँ रखेंगे? एक्स पे। आधी लेंथ से ज्यादा कंपास खोलेंगे, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। उसके बाद कंपास किस पे रखेंगे? वाई पे। एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, एंड देन वी विल जॉइन देम। ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। मुझे कौन सा रीजन शेड करना है? विच इज क्लोजर टू एक्स। नीचे वाला है ऊपर वाला? नीचे वाला रीजन क्लोजर टू एक्स है। ओके, so we will shade this। तो हमने अभी तक जवाब क्या सीखा? एक पॉइंट पे क्या बनता है? गजनी बॉय, एक पॉइंट पे क्या बनता है? सर्कल। सबसे पहले यही तो सीखा, एक पॉइंट पे क्या बनता है? सर्कल बनता है। उसके बाद हमने सीखा 2 पॉइंट्स पे क्या बनता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैं क्लास से जाने नहीं दूंगा जब तक मैं आपसे पूछ लूं और आप मुझे इसका सही जवाब ना दें। एक पॉइंट पे सर्कल बनता है, 2 पॉइंट्स पे
लाइन बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है। अब आते हैं तीसरी कंडीशन पे। कंडीशन नंबर 3, टू लाइंस टू लाइंस दो लाइंस पे एंगल बाइसेक्टर बनता है। दो लाइंस पर एंगल बाइसेक्टर बनता है। ओके, अब एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं? प्लीज ड्रॉ अ ट्रायंगल। अपनी मर्जी का ऐसा ट्रायंगल बना लो, एक ABC। क्वेश्चन इज बाइसेक्ट एंगल A। तो अजहर कैसे बनाते हैं एंगल बाइसेक्टर? ओके, अगर मुझे एंगल ए बाइसेक्ट करना है तो इसका तरीका देख लो जिनको नहीं पता। इन ऑर्डर टू बाइसेक्ट दिस एंगल, दिस इज एंगल ए, तो हम छोटा सा कंपास की लेंथ खोलेंगे, बिल्कुल अपनी मर्जी की छोटी सी कंपास की लेंथ, जिससे हम कन्वीनियंटली आर्क्स बना सकें। सबसे पहले हम कंपास पॉइंट ए पे रखेंगे, एक आर्क इस लाइन पे लगाएंगे और एक आर्क इस लाइन पे लगाएंगे। कितने आर्क्स बन गए? तो अब कंपास को पहले आर्क पे रख देंगे और एक आर्क यहाँ लगाएंगे, और कंपास को दूसरे आर्क पे रख देंगे और एक आर्क यहाँ बनाएंगे। फिर ए से इसको ज्वाइन कर देंगे। मैंने किस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया? ए वाले एंगल को तोड़ दिया, बीच में से आधा आधा कर दिया। ठीक है, ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर। कंपास की लेंथ थ्रू आउट चेंज नहीं होगी। एक बार अपने छोटी सी कंपास की लेंथ खोल दी, थ्रू आउट उतनी ही चलेगी, वो चेंज नहीं होगी। वो आप मोर देन हाफ जब कंपास की लेंथ लेंगे तो पहला आर्क ही आपका शायद बाहर बनेगा, जो यहाँ बनना चाहिए था। आप थोड़ी सी बड़ी लेंथ बिल्कुल शायान खोल सकते हैं। सपोज आपका एक आर्क यहाँ आया, दूसरा आर्क यहाँ आया, फिर यहाँ रखा आपने, एक आर्क यहाँ आ गया, यहाँ रखा, दूसरा आर्क यहाँ आ गया, तब भी ज्वाइन कर लो। ओके, ये तो हो गई एग्जाम्पल ए। अब आते हैं एग्जाम्पल बी पे। शेड द रीजन क्लोजर टू ए बी देन ए सी। सॉरी, अच्छा, ओके, किसकी फिजा, किसकी बात हो रही है? दो, व्हाट इज ए बी? ए बी इज अ लाइन एंड ए सी इज ऑल्सो अ लाइन। तो जब दो लाइंस की बात होती है तो हम क्या बनाते हैं? एंगल बाइसेक्टर। लेकिन कौन सा एंगल बाइसेक्ट करूं? और ट्राइंगल बना दूं पहले मैं, फिर मुझे बताइएगा। ओके, फिजा मुझे कैसे पता कौन सा एंगल बाइसेक्ट करना है? क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन कौन सा अल्फाबेट है? ए, तो हम ए वाला एंगल बाइसेक्ट करेंगे। अब ए वाला एंगल बाइसेक्ट करने के लिए हम कंपास रखेंगे पॉइंट ए पे, छोटा सा कंपास खोलेंगे। फिर मेराज मुझे तरीका बताइए। ठीक है, ओके, उसके बाद ओके, उसके बाद एक लाइन बना देंगे। ठीक है, तो ये हमने किस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया? किस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया? ए वाले एंगल को बाइसेक्ट कर दिया।
जो चौथा केस है वो हम कल करेंगे, लेकिन अभी एक लास्ट चीज बिफोर आई एंड द क्लास, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बाद में ही करेंगे। जी शायान, आप कुछ पूछ रहे हैं? शेडिंग करनी थी, सॉरी। शेड कैसे करना है? क्लोजर टू, तो इस लाइन से ऊपर वाला क्लोजर टू ए बी है या नीचे वाला? तो ऊपर वाला शेड कर दीजिए, ऊपर वाला शेड कर दीजिए। ओके, कितने केसेस पढ़े? 3 केसेस। पहला केस साथ एक पॉइंट पे क्या बनता है? सर्कल बनता है। 2 पॉइंट्स पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 2 लाइंस पे एंगल बाइसेक्टर। ओके, पैरेलल लाइन रह गया, वो हम कल करेंगे। अभी हमारे पास है एक क्वेश्चन जिसके अंदर आप बनाएंगे एक ट्रायंगल, बिल्कुल ऐसा ही जैसे मैंने बनाया है। जो लेंथ लंबी बनाई है वो लेंथ लंबी बनाना, जो लेंथ छोटी बनाई है वो लेंथ छोटी बनाना। दो पार्ट्स हैं, दोनों देख लेते हैं। Why are you not doing? चलिए ये वाला एक क्वेश्चन कीजिए, मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, सो मेक श्योर यू आर सॉल्विंग वाला है। कौन बोल रहा है हीरा? सबसे पहले आपने चेक किया किसकी बात हो रही थी? 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स पे क्या बनता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो पहले कंपास किस पॉइंट पे रखा आपने? ए पे कंपास रखा, आधी लेंथ से ज्यादा खोला, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। फिर बी पे कंपास रखा, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, एंड देन यू ड्रू द लाइन।
बस यूं करके बन रही होगी। उसके बाद आपने चेक किया ये किसकी बात हो रही है, यस ये दो लाइंस की बात हो रही है, तो हम क्या बनाएंगे, एंगल बाइसेक्टर। किस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, कॉमन कौन सा है, बी। तो हमने बी पे कंपास रखा, छोटे छोटे आर्क्स बनाए, फिर अंदर आर्क बना, और ये हमने एंगल बाइसेक्ट कर दिया। बी बाइसेक्टेड द एंगल एट बी। अब इन दोनों को मिला के हमें चेक करना है कि कॉमन रीजन कौन सा बनता है, क्लोजर टू ए देन बी, यानी कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ऊपर। लेकिन एक कंडीशन और है, नियरर टू ए बी देन बी सी। यानी कि ये जो हमने एंगल बाइसेक्टर बनाया था ये ऊपर, तो दोनों को मिला के शेडिंग का होनी चाहिए, ये वाला रीजन जो दोनों में आ रहा है। ओके, तो इस रीजन को शेड कर देंगे। तो प्लीज कल लोसाई का सामान लेकर आना, ठीक है, कंपास डी वगैरह सब कुछ होना चाहिए ताकि हम लोसाई के पास पेपर्स कर सकें। दैट्स इट फॉर टुडे।